सभी साथियों को कांकरान भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो साथियों, कल 1 नवंबर को हमने ली थी आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास। तो पॉजिटिव टैग वर्ड की भी क्लास एक से अधिक होगी और नेगेटिव टैग वर्ड्स की भी क्लास एक से अधिक होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास। एक दिन हम पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास पढ़ेंगे, एक दिन हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की क्लास पढ़ेंगे। उससे होगा क्या कि आप पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ साथ नेगेटिव टैग वर्ड भी पढ़ेंगे, तो दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, टैग वर्ड मैं आपको बता चुका हूं 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। और जिसने भी टैग वर्ड को अच्छे से समझ लिया, सीटेट समझ लीजिए आप क्वालिफाई कर गए। कंटेंट तो किताबों से लिया हुआ होता है, लेकिन ये सीटेट की अंतर आत्मा या कहें तो जान होता है। तो इसलिए 2, 4, 6 जितनी भी क्लासें बनेंगी, मेरा मानना यह है कि मैं अच्छे से आपको टैग वर्ड सिखाऊंगा। और वीडियो पर आप आ चुके हैं तो देखिए, गलती मत करना स्किप करने की। वीडियो अगर छोड़ के जाते हैं तो सीटेट आपको छोड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही है कि सीटेट भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप व्हाइट बोर्ड को छोड़ के चले जाएं और सीटेट का पेपर आपको छोड़ के चला जाए। ये सारी चीज़ें आपको सीटेट के पेपर में मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, तो समय ज़्यादा खराब ना करते हुए हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। तो मुख्य बिंदु हमारा क्या है? कल हमने 1 नवंबर को पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास ली थी, आज 2 नवंबर है और आज हम नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। एक छोटी सी अपील करूंगा, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कराएं। आपका रिस्पांस भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है। सॉरी, तो क्लास सेकंड है आज, तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सीटेट 2025-26 टैग वर्ड्स नेगेटिव या पॉजिटिव 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपका जो है ये आते हैं, यहाँ मैंने जो भी लिखे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कल हम 9 पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में पढ़े थे, आज हम 9 नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जैसे मान के चलिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें क्या था, जो टीचर चाहता था वही बच्चे को पढ़ना होता था। उसमें बच्चा क्या चाह रहा है, ये टीचर या शिक्षक या अध्यापक ध्यान ही नहीं देता था। उसने जो बोल दिया वही सही, बाकी सब गलत, कि मैं जो चाहूँगा आपको वो पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आज जो है NCF 2005, NEP 2020, RTE 2009, इनके सभी के तहत नियमों में बहुत बदलाव किए जा चुके हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। तो अब क्या बदलाव किए जा चुके हैं, उसको हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, कहीं भी किसी भी प्रश्न में या किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको इनमें से कोई भी टैग वर्ड देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाना कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है, और पॉजिटिव टैग वर्ड देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाना कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसी के आधार पर हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ के पहले हमें ये देखना है प्रश्न सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर नकारात्मक है प्रश्न तो उसका उत्तर भी नकारात्मक होगा, क्योंकि नकारात्मक का भाई नकारात्मक। जैसे चोर उचक्के होते हैं, वो यारी दोस्ती भी चोर उचक्कों से करते हैं। शरीफ लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं, तो वो भी ऐसे ही लोगों से मित्रता करते हैं जो सज्जन या भद्र पुरुष होते हैं। ठीक उसी प्रकार सीटेट का भी यही सिस्टम है। अब देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तो मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, हिंदी भी लेके चल रहा हूँ और अंग्रेजी भी लेके चल रहा हूँ। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा का अंग्रेजी क्या होगा? टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है? जो टीचर चाहे वही सही। अब उसने बच्चों से कहा कि बच्चों किताबें निकाल लो और मैं आपको अपने साथ ये पाठ पढ़ा रहा हूँ और आपको वो पाठ पढ़ना है। अब बच्चों ने भी किताब निकाल ली और पाठ खोल लिया जो भी टीचर ने बताया। अब टीचर उसे आगे आगे पढ़ता जा रहा है, बच्चे उसके पीछे पढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह से ये परंपरागत सिस्टम है जो पुराने समय में चला करता था कभी, लेकिन आज ये नहीं है। आज बच्चा क्या चाह रहा है?
बच्चे की योग्यताएं क्या हैं, बच्चे की रुचियां क्या हैं, बच्चे की क्षमताएं क्या हैं, बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। आपको बच्चे को आधार मान के, बच्चे के हिसाब से, एक सुगमकर्ता के अनुसार उसका सपोर्ट करना है, केवल उसका साथ देना है। जहां भी उसे परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को आपको दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब देखिए, शिक्षक शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि टीचर यहाँ से पढ़ता जा रहा है, बच्चे उसके पीछे पीछे पढ़ते जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, तो टीचर जब पढ़ा रहा होगा तो कुछ बच्चे हो सकता है इंटरेस्टेड हों, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ से ऊब जाएंगे। पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सोने लगेंगे, कुछ बाहर की तरफ देखने लगेंगे, कुछ सोचेंगे लंच का वो खाना पीना खाएं। तो कुल मिला के ये है, जहाँ शिक्षक केंद्र शिक्षा प्रणाली का आपको वाक्य, सेंटेंस, शब्द या कुछ भी देखने के लिए मिल जाए कि हमारी जैसे प्रश्न में पूछा जाए आपसे कि शिक्षक जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहे, क्या ये सही है, उसमें जो भी विकल्प दे रखे हैं उन विकल्पों में आपको जहाँ भी पॉजिटिवता दिखे, जहाँ भी ये लगे आपको कि शिक्षक पढ़ा रहा है तो ये नेगेटिव है, तो आप समझ जाइए कि हाँ, शिक्षक जो पढ़ा रहा है ये नेगेटिव टैग वर्ड है। और कहीं भी लिखा मिल जाए आपको कि बच्चा जिस तरीके से चाह रहा है, शिक्षक उसे उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो ये समझ लीजिए पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। सॉरी। तो कहने का मतलब ये है, पहला जो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है वो है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। ठीक, तो आशा करता हूँ पहला पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। अब यहाँ क्या दे रखा है, देखिए, सेम उसी से मिलता जुलता है, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, बुक सेंटर्ड एजुकेशन। अब बात वही है कि मान के चलिए टीचर क्लास में आया, उसे पता है कि बच्चों के पास किताबें हैं, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, या जो भी है, जैसे भी है। अब वो किताबें उसने निकलवा ली और किताब के अनुसार वो बच्चे को पढ़ा रहा है। बच्चे की रुचि के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा है, किताब के अकॉर्डिंग, किताब के सिस्टम से, किताब के अनुसार पढ़ा रहा है। तो ये बच्चे को उबाऊ लगेगा, बोरिंग लगेगा। किताबें केवल सपोर्ट के लिए होती हैं, न कि किताबों, अब छोटा बच्चा है, आप उसे किताबों के बोझ के तले दबा देंगे तो उसे ऊब जाएगा। हो सकता है अगले दिन पढ़ने भी ना आए, और आए भी तो वो सोचे कि सर कब यहाँ से जाएंगे और मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिले। तो कुल मिला के हमें पुस्तक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था नहीं अपनानी है। हाँ, बच्चा जिस तरीके से चाह रहा है उस तरीके से पुस्तकों का आपको सहयोग लेना है बच्चे को पढ़ाने में या बच्चे के साथ पढ़ने में। पढ़ाना भी शब्द एक तरह से नेगेटिव है कि बच्चे को पढ़ाना नहीं है आपको, बच्चे के साथ घुल मिल के, खेल खेल के माध्यम से, क्योंकि बच्चा छोटा है आपका, बच्चा आपका 1 से 5 तक की क्लास का है, तो खेल खेल के माध्यम से उसे ये भी पता ना चले कि मैं कब सीख गया, उस तरीके से बच्चे को आपको पढ़ाना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, चलते हैं हम अपने नेगेटिव टैग वर्ड पर, जो अगला नेगेटिव टैग वर्ड है। पहले जब हम छोटे छोटे से थे, जब पढ़ा करते थे, तो जब हमारी कभी प्रार्थना हुआ करती थी तो सर बोला करते थे कि बच्चा कोरी स्लेट है, या खाली स्लेट है, या कच्चा घड़ा है, आप उस बच्चे को जिस तरीके से ढालना चाहे ढाल सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में ये मैंने खुद सुना है, मेरे टीचर बोला करते थे कि बच्चा कोरी स्लेट है, आप जो चाहे हम लिख सकते हैं। नहीं, बच्चा कोरी स्लेट है ही नहीं। बच्चा जब नेचर ने भेजा है तो कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ के साथ वो भेजा है, क्षमताओं के साथ वो भेजा है, रुचियों के साथ भेजा है। तो बच्चा जो है कोरी स्लेट नहीं है। जब बच्चा स्कूल में नामांकन कराने के लिए आता है या अभिभावक उसे नामांकन कराने के लिए लेकर आते हैं, तो उसमें होता क्या है कि बच्चे के साथ, 5 साल के बच्चे के साथ लगभग 1500 से 2000 शब्द होते हैं। 6 साल का बच्चा है तो 2000 से 2500 के आसपास बच्चा वो शब्द जानता है। बच्चा पहचानता है बकरी किसे कहते हैं, बकरी कैसी होती है, गाय कैसी होती है, माँ कैसी है, हमारी मम्मी कौन है, दादी जी कौन है, दादाजी कौन है, वो बहुत सी चीज़ें जानता है। रोटी ये है, सब्जी ये है, दाल ये है, दही ये है। तो आप बताइए, बच्चा कोरी स्लेट कहाँ हुआ, बच्चा खाली स्लेट कहाँ हुआ? तो बच्चा खाली स्लेट नहीं है, वो बहुत कुछ लेकर आपके पास आता है, बस आपको उसी में को रिलेट करके या कुछ जोड़ के उसे आगे बढ़ाना है, बस। अब बच्चा जब स्कूल आया तो वो सबसे पहले तो अपनी मातृभाषा लेके आपके पास आया, और
हजारों शब्द लेकर वो आपके पास आ रहा है। हो सकता है मातृभाषा उसकी अलग हो, आपकी पढ़ाने की भाषा अलग हो, लेकिन आपको उसकी मातृभाषा को पूरी वरीयता देनी है, पूरे सम्मान देना है, पूरा आदर देना है। क्योंकि मातृभाषा जो है या क्षेत्रीय भाषा जो है, ये एक संसाधन के रूप में यूज की जाने वाली अब विषय वस्तु बन गई है। पहले भी थी, लेकिन पहले हंसी उड़ाया करते थे, वो बाद में बताएंगे आपको। पहले आते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। तो कोरी स्लेट खाली स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट। बच्चा कोरी स्लेट खाली स्लेट नहीं है। जहां भी आपको ये शब्द देखने के लिए मिल जाए तड़ाके से उसे उड़ा दीजिए। ठीक, अब देखिए अगला नेगेटिव टैग वर्ड है हमारा लैंगिक असमानता या पक्षपात। इसकी अंग्रेजी है जेंडर, लैंगिक असमानता, जेंडर इक्विलिटी, इनइक्विलिटी सॉरी। अब लैंगिक असमानता क्या है देखिए। अब मान चलिए आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, कुछ बच्चे हो सकता है थर्ड जेंडर भी हो। ठीक, तो आपको वहाँ भेदभाव नहीं करना है। लड़का है या लड़की है या कोई थर्ड जेंडर भी है, बाय द वे कोई भी है, तो आपको उनमें भेदभाव नहीं करना है। आपको ये नहीं कि तुम लड़के हो तुम आगे बैठेंगे, तुम लड़कियां हो तुम्हें तो घर के काम करने हैं, तुम लड़के हो तुम्हें नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तो आप आगे बैठ के पढ़िए। या आप ये कहें कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ये मिथ है, सिर्फ ये अपवाद है। अब बचपन से हम बच्चे से कहें कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, तो हो सकता है वो सोच ले कि हम कमज़ोर तो हैं ही, फिर वो उस तरफ ध्यान ही ना दे। और लड़कों को कहें कि तुम बहुत होशियार हो गणित में, तो हो सकता है वो गणित की तरफ अट्रैक्ट हो, गणित को पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमें जेंडर पक्षपात नहीं करना है, लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, लैंगिक असमानता नहीं दिखानी है। कभी कभी सुना होगा आपने कि लड़कों को जो है ब्लू कलर पसंद होता है और लड़कियों को जो है ग्रे या पिंक कलर पसंद होता है, तो ये भी अपवाद है। हो सकता है अपनी हर बच्चे की अपनी अलग रुचि हो, कुछ लड़कियों को भी ब्लू पसंद हो, ब्लैक पसंद हो, जो भी है, तो लड़कों को भी हो सकता है पिंक पसंद हो। तो ये असमानता नहीं होनी चाहिए। ना आपको ये कहना चाहिए कि लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के घर के काम नहीं करेंगे, तो ये नहीं। समानता के साथ दोनों को आप समान अवसर देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। समान अवसर जब आप देंगे तो जिसमें जो क्षमता होगी उसके अनुसार वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आपको लैंगिक असमानता, पक्षपात या जेंडर इनइक्विलिटी कहीं भी मिल जाए, जहां भी आपको इनइक्विलिटी देखने के लिए मिल जाए, उस क्वेश्चन के आंसर को उड़ा दो। ठीक, ये नेगेटिव टैग वर्ड की कैटेगरी में आता है। अब आइए अगले नेगेटिव टैग वर्ड पर। देखिए प्रश्न में या उत्तर के सभी विकल्पों में या किसी भी विकल्प में आपको ये देखने के लिए महोदय देखने के लिए मिल जाए, महानुभाव देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि केवल, मात्र, ही, शिवाय या बजाय। तो ये इसके लिए केवल के लिए हमने शब्द यूज किया है इंग्लिश में ओनली, जहां भी मिल जाए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल सकते हैं। इंग्लिश में लेके इसलिए चल रहा हूँ कि ये जो आपकी जो इंग्लिश जो पैडागोजी है, पैडागोजी का ये आधार है। तो ये किसी भी भाषा में किसी भी विषय में, यानी सीटेट के 5 विषय में, पेपर 1 के या सीटेट के 4 विषय में, पेपर 2 के, उसमें 5 विषय हैं, किसी में भी कहीं भी आ जाए, ये शब्द आपको जहाँ भी मिल जाए ये नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव का मित्र नेगेटिव होता है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ भी आपको केवल मिल जाए, जैसे आपको प्रश्न में मिल जाए देखने के लिए कि बच्चे को केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ाना चाहिए, भैया ये बिल्कुल नेगेटिव उड़ा दो। या उसमें आ जाए कि बच्चे को केवल टीचर के हिसाब से ही पढ़ना है, नेगेटिव। या ये आ जाए बच्चे को मात्र या छात्र को मात्र कक्षा में ही पढ़ाना है, नेगेटिव, उड़ा दो। या उसमें देखने के लिए मिल जाए बच्चे को घर के सिवाय कहीं भी पढ़ाओ पर घर पे मत पढ़ाओ, तो ये भी गलत है। या बजाय मिल जाए, जैसे छोटे बच्चों की बजाय या लड़कों की बजाय लड़कियों को कम पढ़ाइए, तो ये भी नेगेटिव है। जहाँ भी ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए ये नेगेटिव होते हैं, इन्हें धड़ाके से उड़ा दीजिए जाए। ठीक, अब अगला नेगेटिव टैग वर्ड है हमारा। देखिए यहाँ भी बड़ा विचित्र मामला है। देखिए अच्छा, यहाँ जो ही दे रखा है ना, जहाँ ही पे जोड़ दे के, ये जो ही है कुछ मायनों में कहीं कहीं
संदर्भ के अनुसार पॉजिटिवता भी दिखाता है, लेकिन जहाँ जोड़ दे के ही पे जोड़ दिया जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जहाँ भी ये सामान्य संदर्भ में है तो ये पॉजिटिव होगा। इसके बारे में बाद में हम आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं हम। रटना, याद करना, स्मरण करना या कंठस्थ करना। अब रटना होता है आपका रोट लर्निंग, ROTE लर्निंग। रोट लर्निंग जहाँ भी मिल जाए आपको अंग्रेजी में देखने के लिए, अंग्रेजी की पार्ट में देखने के लिए मिल जाए, उड़ा दीजिए। हिंदी में कहीं भी, CDP में, गणित में, EVS में, कहीं भी, SST में, कहीं भी देखने के लिए रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना। देखो रटना रोट लर्निंग हो गया, याद करना रिमेंबर हो गया, जहाँ भी रिमेंबर मिल जाए। स्मरण करना भी रिमेंबर ही हो गया। अब कंठस्थ करना टू मेमोराइज, जहाँ भी आपको मेमोराइज करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, तो समझ लीजिए ये नेगेटिव टैग वर्ड है। जैसे रटना, हमें कोई भी चीज अच्छे से रट के याद करनी चाहिए, नेगेटिव वाक्य हो गया जी। हमें बच्चे को प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कराने चाहिए, ये भी प्रश्न है। हमें बच्चे को अच्छे से प्रश्न उत्तर याद कराने चाहिए, नेगेटिव उड़ा दीजिए, याद कराना ही नहीं है जी। स्मरण कराना, बच्चे को गृह कार्य में हम बोलेंगे कि आपको कल ये शब्दार्थ या मीनिंग स्मरण करके आने हैं या स्मरण करके हमें बताने हैं। तो ये शब्द आपको जहाँ भी देखने के लिए मिल जाए नेगेटिव होगा, उड़ा दीजिए। इसके साथ ही कंठस्थ करना। देखो पहले क्या था, हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे, टीचर हमसे कहा करते थे, शिक्षक हमसे कहा करते थे कि बच्चों कल आपको अमुक कविता या कोई भी पोएम कंठस्थ करके आनी है और कंठस्थ करके आएंगे और हम यहाँ कल आपसे सुनेंगे। तो उस समय में, उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में हो सकता है वो सही हो, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में ये नेगेटिव टैग वर्ड और भयंकर नेगेटिव टैग वर्ड है। ये जहाँ भी आपको दिख जाए, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, इनको भाई साहब उड़ा दीजिए गोली से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे हम चलते हैं अगले नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। अगला नेगेटिव टैग वर्ड है हमारा दंड, सजा, शिकायत, समस्या या बोझ। देखिए जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये नेगेटिव है। बच्चे को दंड नहीं देना, बच्चे को सजा नहीं देनी, बच्चे की शिकायत घर वालों से नहीं करनी या एक दूसरे की शिकायत बच्चे से नहीं करनी। बच्चा भी शिकायत कर रहा है तो भी उसे आपको समझाना है, बच्चा समस्या नहीं है, बच्चा बोझ नहीं है, ठीक। और बच्चे के लिए जो भी सिलेबस आपने वहाँ बनाया है या बना के आपको किसी ने दिया है और वो सिलेबस या पाठ्यक्रम बच्चे के लिए बोझ का काम कर रहा है, नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा, डोंट वरी। देखिए अब जैसे यहाँ दे रखा है कि बच्चा अगर गलती कर रहा है, समझने का प्रयास करना, प्रश्न में दे रखा है बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आप उसे सजा देंगे? नहीं देंगे। बच्चा गलती कर रहा है, करने दीजिए, क्योंकि गलती करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और पॉजिटिव टैग वर्ड के लिए आप सजा नहीं देंगे। सजा तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं देंगे, किसी भी संदर्भ में नहीं देंगे। दंड और सजा बच्चे के लिए नेगेटिव है। बच्चे को दंड देंगे, सजा देंगे, वो जिस उद्देश्य से विद्यालय आ रहा है उस उद्देश्य से वो भटक जाएगा और विद्यालय हो सकता है आना भी छोड़ देगा, ठीक। बच्चे की शिकायत बच्चे के सामने या पीछे माँ बाप से नहीं करनी है, अभिभावक से नहीं करनी है, पेरेंट्स से नहीं करनी है, गार्जियन से नहीं करनी है, तो बच्चे की शिकायत भी नहीं करनी है। अब मान के चलिए बच्चा स्कूल में आ गया, छोटा बच्चा है, हो सकता है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो या उसका IQ लेवल कम हो, तो आप सोचें क्या वो बच्चा आपके लिए समस्या है? नहीं, कोई भी बच्चा आपके लिए समस्या नहीं है। हर बच्चा आपके लिए यूनिक है और हर बच्चा आपकी जिम्मेदारी है और हर बच्चा जो है आपकी जिम्मेदारी में आता है। अब बोझ, मान चलिए आप किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं और आपसे कहा जाए कि क्या आप इस कक्षा को पढ़ाने में बोझ महसूस कर रहे हैं या बच्चों के साथ घुल मिल के खेल के माध्यम से, खेल गतिविधि के माध्यम से पढ़ना बोझ महसूस कर रहे हैं? तो ये आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें बच्चे को ना तो हमें बोझ समझना है, ना बच्चे के लिए हमें बोझ बनना है। तो जहाँ भी बोझ शब्द आ जाए, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे बर्डन, तो बर्डन बोले तो BURDEN, तो बर्डन कहते हैं बोझ को। अब मान के चलिए जैसे बच्चे को पढ़ना बोझ लग रहा है
या ये कहें कि बच्चा क्लास में अध्ययन करते समय बर्डन से पीड़ित है, तो आप समझ जाइए जहाँ भी ये बर्डन शब्द आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। हमारे प्रोफेसर यशपाल सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की थी 1993 में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा को बिना बोझ के होना चाहिए, शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। उन्होंने ये बताया था और अपनी रिपोर्ट में पेश भी किया था 1993 में, ठीक है। तो उन्होंने एक वाक्य भी दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी लर्निंग जो है बिना बोझ के होना चाहिए, सीखना बिना बोझ के होना चाहिए। तो जहाँ भी बोझ शब्द आपको दिख जाए, दंड, सजा, शिकायत, समस्या जहाँ भी दिख जाए, ये नेगेटिव टैग वर्ड है और इनको धड़ाके से उड़ा दीजिए। इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर फाइंड आउट करना है और उसका आंसर देना है। अगला नेगेटिव टैग वर्ड है आपका अनुशासन, हतोत्साहित करना। देखो अनुशासन है, छोटा बच्चा है उसे आप अनुशासित करेंगे नहीं, उसे फ्री छोड़ देंगे, फ्री स्टाइल छोड़ देंगे पढ़ने के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो इधर उधर कहीं भी ऐसी जगह ना चला जाए या ऐसा कोई कार्य ना करे कि उससे चोट पहुंच जाए या उसे क्षति पहुंच जाए। तो बच्चे को आप अनुशासित नहीं करेंगे। देखा होगा आपने, बहुत से टीचर बोलते हैं ऐसे बैठ जाइए, बोलेंगे नहीं। तो बच्चे की आपने भावनाएं दबा दी, बच्चे को आप अनुशासित, देखो प्राकृतिक बच्चा है, नेचुरल बच्चा है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप तक आया है। अगर आप उसको बंदिशों में बांध देंगे तो क्या सीखेगा? हतोत्साहित भी हो जाएगा, प्रताड़ित भी होगा, और हो सकता है अनुशासन शब्द हमारे लिए ठीक हो, लेकिन अत्यधिक मात्रा में अनुशासित रहना किसी के भी लिए घातक हो सकता है। अनुशासित रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा अनुशासित नहीं रहना चाहिए, हमें सामाजिक अनुशासन का पालन करना चाहिए, हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन बच्चे पे इसे थोपना नहीं चाहिए। बच्चे के लिए अनुशासन, छोटे बच्चे के लिए अनुशासन, प्राइमरी के बच्चे के लिए अनुशासन, प्री प्राइमरी के बच्चे के लिए अनुशासन, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। छोटे बच्चे के लिए जहाँ भी अनुशासन शब्द, डिसिप्लिन शब्द जहाँ भी यूज हो रहा है, डिसिप्लिन शब्द जहाँ भी यूज हो रहा है, उससे नेगेटिव टैग वर्ड है, उसे धड़ाके से उड़ा दीजिए। हतोत्साहित करना, जैसे बच्चे आपके पास आए, देखो यहाँ होता क्या है, कुछ जाति भेद भी हम करते हैं, लैंगिक भेद भी हम करते हैं। अब हम कहें कि तू जो है लड़का है या लड़की है, तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये कर पाएगी, तो बच्चे को हतोत्साहित अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं का पतन हो जाएगा, भावनाओं का सर्वनाश हो जाएगा। तो बच्चे को हमें हतोत्साहित नहीं करना है, उसे जो है उत्साहित, प्रोत्साहित करना है। और हतोत्साहित का मतलब हो गया, आप पढ़ते ही होंगे, डिमोरलाइज। हमें बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ भी ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उन्हें आप नेगेटिव टैग वर्ड के तहत समझते हुए उसका उत्तर देंगे प्रश्न को समझने के बाद। प्रश्न नेगेटिव या पॉजिटिव है, ये आपको अच्छे से पहले पढ़ना है। अब आते हैं हम आज के अंतिम नेगेटिव टैग वर्ड पर, निष्क्रिय या इनएक्टिव। देखिए, आपसे प्रश्न पूछे सीटेट कि क्या बच्चा निष्क्रिय है? नहीं, बच्चा एक सक्रिय है। जहाँ भी आपको ये निष्क्रिय शब्द देखने के लिए मिले या उसमें आपको मिले देखने के लिए कि टीचर को कक्षा में जो है निष्क्रिय अवस्था में रहना चाहिए, नहीं, टीचर को भी कक्षा में, क्लास में सक्रिय अवस्था में रहना है। बच्चे भी सक्रिय हों, आप भी सक्रिय हों, बच्चे भी एक्टिव हों और आप भी एक्टिव हों। दोनों जब एक्टिव होंगे तभी कक्षा का माहौल जो है समृद्ध होगा, यानी कि मजबूत होगा और समझने के लिए आकर्षक भी होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक, आज तक के जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आपको बताए हैं, आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, देखिए, कल हम लेके आएंगे पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास, तो आप जो है अच्छे से समझिए और समझने का प्रयास किया करें, और इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें और कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। जो भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है उसमें नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ समझ में ना आए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। पर ध्यान ये रहे, किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। दूसरा, पिछले दोनों वीडियो को भी देख लेना। पिछले वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इनका जो सीक्वेंस है, तारतम्य है, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कांकरान भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।